बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। फैसला कुन सवालात और तेज मौक़िफ़ होने क्या जा रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त बात की जा रही है इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उस पर तो खास तौर पे नजर है, लेकिन साथ साथ सियासी हलचल भी हमें नजर आ रही है। बजट का भी सीजन है और हम ये भी कह सकते हैं कि पेट्रोल एक तरफ सस्ता लेकिन अवाम परेशान। साथ ही साथ कराची के अख्तियारात की बातें भी और गिलगित बल्तिस्तान में वादों का मौसम और इन वादों को पूरा करने के लिए कौन सी जमात आगे आएगी। वो जमात जो इस वक्त हुकूमत में साथ बैठने का तो दावा करती है, लेकिन साथ साथ ये भी कहती है कि जनाब हमारे पास कोई कलमदान मौजूद नहीं है। क्या पोर्टफोलियो ना होने से हुकूमत का साथ देना रुक जाएगा? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किसका साथ देंगे? क्या खुल के जो इख्तलाफात है इस वक्त पीपल्स पार्टी और PML नून के वो सामने आ चुके हैं। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं सलीम सचवानी साहब, आपका ताल्लुक PTI से है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सलीम सचवानी साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और हमने देखा कि वो जो रिवायती हरीफ हैं वो कभी साथ आके बैठ जाते हैं और कभी एकदम से अख्तलाफात सामने आते हैं। और इस दफ़ा जो अख्तलाफात है वो हमें बहुत अलग नौइयत के नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन तो एक तमाशा बना दिया गया है और अगर आप देखें तो PTI को जो मुकम्मल तौर पे वहाँ पे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जो कि एक नहायती नाज़ेबा और गैर इखलाकी और गैर आइनी हरकत है, क्योंकि PTI वहाँ के 80% आवाम की नुमाइंदा जमात है। और जब आप 80% नुमाइंदा लोगों को आप दीवार के साथ लगाएंगे, वहाँ उनके लीडरों को आने नहीं देंगे, वहाँ उनको आवाम से रब्ते की इजाज़त नहीं देंगे, वहाँ आप इनको जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही है आपको अभी? नहीं, बिल्कुल। वो एक हमारे उम्मीदवार हैं, उनसे उनके हल्के में कह रहे हैं कि आपने PTI के झंडे क्यों लगाए हैं? जो PTI का नुमाइंदा है वो आज़ाद है तो ठीक है, आपने आज़ाद भी इन्हीं की वजह से है जो मौजूदा हुकूमत है, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे अनऑफिशियली जो पाबंदी लगाई हुई है PTI के ऊपर, और जिसकी वजह से वो आज़ाद लड़ रहे हैं और आज़ाद लड़ने की भी इनको इजाज़त नहीं जाती। और आवाम को कौन रोक सकता है कि आवाम PTI का झंडा उठाए या किसी और पार्टी का उठाए? आवाम को कोई नहीं रोक सकता, मगर वहाँ पे आवाम के ऊपर जुल्म सत्तम का बाजार गर्म करने के लिए 5000 पंजाब पुलिस से गए, इसके अलावा पता नहीं कितने इलाकों से रेंजर्स गई है। आखिर इतने पुलिस और रेंजर्स को ले जाने का क्या मकसद है? क्या वहाँ पे बड़ा कलमदान है वो भी वहाँ मौजूद है? ये भी एक हैरत की बात है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत वहाँ क्या कर रही है? मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत वहाँ पे लगी हुई है, पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत लगी हुई है। और अगर आप इस तरीके से पूरी दो क़यादतों को इजाज़त देनी है, दोनों को मिल के लड़ लें ना, ये दोनों मिलकर लड़ ले और PTI को लड़ने दिया जाए तो ये दोनों मिलकर एक सीट भी वहाँ पे नहीं निकाल सकेंगी। ये आप दावा कर रहे हैं? बिल्कुल 100% दावा कर। अगर इसमें कोई शक है तो आप इसको आजमा के देख लें। टेक्निकल पॉइंट भी तो नजर आता है इसमें। ये कहा जाता है कि जो मरकज में होता है वही गिलगित बल्तिस्तान में होता है, वही आज़ाद कश्मीर में होता है। ये हमेशा से पाकिस्तान तो में यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि गिलगित और आज़ाद कश्मीर के ऊपर मरकज कब्जा करके रखे, अब आपके हुकूक के ऊपर ढाका डाले, वहाँ की आवाम की जो ख्वाहिशात है उसको कुचले और जो मर्जी में वो करे? ये मुमकिन नहीं है। 78 में हम यही देखते हैं। कोई भी शहर है, कोई भी सूबा है, कोई भी गाँव है, उधर के अवाम का हक बनता है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे खुद करें। ठीक है। पहले उन्होंने नाजायज हुकूमत फॉर्म 47 की पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की हुई, अब यही कोशिश वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में ये करेंगे और कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ जा रही है, पाकिस्तान को जोड़ने की तरफ नहीं जा रही है। बलोचिस्तान के हालात से आप सबक नहीं ले रहे हो। खैबर पख्तूनख्वा के में भी आप लोगों ने अफरा तफरी मचाई हुई है, उनके बजट के पैसे रोके हुए, उनके NFC अवार्ड के पैसे रोके हुए। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को? आप मुल्क को खेरख्वाही वाले काम नहीं कर रहे, आप मुल्क को से गद्दारी वाले काम कर रहे हैं। ये भी बड़े अचंभे की बात है कि जब आज़ाद कश्मीर का मामला हुआ तो दोनों पार्टीज ने मिलजुल के मिक्स प्लेट्स, आप समझ लें कि आज़ाद कश्मीर के जो क़यादत थी उसको साइड में करने के बाद अपने लोगों को लाने में बड़े एक मिलजुल के किरदार अदा किया। बहुत ज़्यादा हमें उसमें मसाइल नज़र ही नहीं आए, लेकिन सिर्फ ये था कि उनकी आवाम क्या कहती है, सब बारे में भी तवज्जो दी गई। लेकिन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान वाला जो चैप्टर है वो एक अजब सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर तौसीफ अहमद खान, आप माहिर अबलागियात हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं।
डॉक्टर साहब, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का मामला भी सामने आ रहा है। हम तारीख देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का बड़ा वोट रहा है वहाँ पे, और अगर हम खुद भी जाएं तो वहाँ के लोग जो है वो भुट्टो साहब की बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद सिनेरियो जाहिर सी बात है लोग वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। इस वक्त ऐसा क्या हो गया है कि हमें जो सेकंड टायर की जो क़यादत है वो भी नज़र आ रही है, कुछ बड़े पोर्टफोलियो भी नज़र आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून से जो वहाँ पहुँचे हुए, और बयानबाजी का सिलसिला भी पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी है। सर, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, मेरा ख्याल है ये तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये अब इसको एक्टिव कर रही है, इसलिए खूब इल्जामात लगाए हैं तो वहां पे अच्छा सर, आपकी आवाज में जो है कुछ मसला आ रहा है। हम वापस से आपसे कंटिन्यू करके यही वाला सवाल आपसे वापस पूछेंगे जब तक एमसीआर से इसको ठीक किया जा रहा है। मैं सलीम सचवानी साहब की तरफ आती हूँ। सलीम सचवानी साहब, आप इसको कंटिन्यू करें। आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं ठीक है पीटीआई की क़यादत थी और पीटीआई ने बड़ा उस पर जोर पकड़ा है, लेकिन वहाँ पे अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो अभी भी लोग जो हैं, जो पहले पीपल्स पार्टी का दौर गुजरा है उसकी अभी भी तारीख करते हैं। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं उसकी, अगर तारीख अगर ये ग्राउंड रियलिटी हकीकत पे मबनी होती ना तो पीटीआई के जो है वहाँ पे रोका नहीं जाता। वहाँ पे पीटीआई के लीडरों को आने दिया जाता, मुकम्मल तौर पे इनको आज़ादी दी जाती है, वहाँ पे इनको बल्ले का निशान दिया जाता, वहाँ पे इनके झंडे, अवाम जो झंडे लहरा रही है उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन न किया जाता। और उस तरीके की हरकतें बिल्कुल साफ जाहिर कर रही हैं कि वो वही तमाशा दोहराना चाह रहे हैं जो 2024 के अंदर में इन्होंने 8 फेब को उन्होंने जो ड्रामा किया था और अवाम के हक के ऊपर डाका मारा था, और ये चाह रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में भी यही डाका डिकेटी करें और अवाम को अवाम के हक से महरूम करें। ठीक है, इस पे बात करती हूँ क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आया है, लेकिन तो डॉक्टर तौसीफ अहमद खान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मेरा ख्याल है इसमें कुछ नए मसाइल हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के। एक तो 18वीं तरमीम का मसला है, एनएफसी अवार्ड का मसला है। तो बिलावल वहाँ जोरदार तकरीरें करके ना इस्लामाबाद को डराने की कोशिश करते रहे कि वो ऐलान कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग वाले के एनएफसी में अवार्ड दिलाएंगे तो वो तो खत्म करने जा रहे हैं एनएफसी, या 18वीं तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। तो वो अपने तौर पे एक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मजमूई तौर पे अवाम में कोई मस्बत असर नहीं होगा, क्योंकि समझा यही जाता है कि दोनों इत्तेहादी जमातें महज मैदान में दौड़ने के लिए एक दूसरे पे गोलाबारी कर रही हैं। और फिर ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्शन इसी तरह हो रहे हैं जैसे पाकिस्तान में हुए थे, और कुछ हर जमात को आज़ादी से मौका नहीं मिल रहा। तहरीक इंसाफ वाले तो खैर रोना रो रहे हैं, हमारी बाएं बाजू की जमात जो अवामी वर्कर्स पार्टी के जो बाबा जान है उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये इसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुतवक्के नताइज के लिए सब कुछ हो रहा है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की जो अहमियत है वो बहुत अहम है। जाहिर है चीन और इंडिया के दरमियान है और एक डिस्प्यूटेड इलाका है, अगरचे जो पाकिस्तानी कश्मीर का हिस्सा है, मगर गिलगित वाले कहते हैं कि नहीं, कश्मीर से अब उनका ताल्लुक नहीं, मगर भारत जरूर उसको अपने कश्मीर में शामिल करने का दावा करता है। तो वहां पे अगर इलेक्शन मैनेज होते हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो आएंगे अगर वो हकीकी वोटों से नहीं आएंगे तो वो जो बहरान पैदा होगा उससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी नुकसान पहुंचेगा, और वहां होने वाली बेचैनी अगर बढ़ गई तो उसके नताइज मनफी निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इंतजामिया को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और आज़ादी से लोगों को अपनी राय का मौका देना चाहिए, और जो भी हकीकी नुमाइंदे आए उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल करना चाहिए, वरना उसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। क्योंकि गिलगित के साथ जो दूसरा इलाका है कश्मीर, वहां पे भी एक बदअज़मी शुरू हो गई है, एक्शन कमेटी को गैर कानूनी करार दे दिया गया। तो ये पूरा जोन जो है मुतासिर होगा तो वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। बहुत टेक्निकल बात की है, और ग्राउंड रियलिटीज़ जो नज़र आ रही हैं वो मैं अक्सर पाकिस्तानियों को कहती हूँ कि जब हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो कम से कम पाकिस्तान का मैप उठा के देख लिया करें। ये जो बात डॉक्टर तौसीफ अहमद खान ने कही है
इस पर अगर सियासतदान ही सोच लें तो बहुत अफाका हो जाएगा कि जनाब आप लोग जो करने जा रहे हैं उसके दूरस नताइज क्या साबित हो सकते हैं। जी सर, जी सर साथ ही रहिएगा हमारे। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ सलीम सचवानी साहब मौजूद हैं। सलीम सचवानी साहब, आप कहते हैं कि आपके साथ जो है वो इलेक्शंस में बुरा हुआ है। एक तरफ केपी की पूरी गवर्नमेंट आपके पास है, इतनी कोई आपके साथ गलत भी नहीं हो रहा कि आप ये कहें कि जनाब वहाँ एक जगह आपको आज़ादी दे दी गई है और दूसरी तरफ जो है वो आपके रास्तों को रोका जा रहा है। इसको किस तरह से आप डिपेंड करते हैं? देखिए, केपी की गवर्नमेंट जो दी गई थी ना, वो कोई एहसान नहीं किया गया था। वो 47 नहीं थी। तो अब इलेक्शन दोबारा करवा लें पूरे मुल्क के अंदर में, रेफरेंडम करवा लें आप, अगर आपको केपी के गवर्नमेंट के वोटर्स के ऊपर शक है तो। आप केपी के जो लोग हैं जिनको आप कह रही हैं कि वो इस वजह से इनको हुकूमत दी गई थी ताकि वो हालात पैदा ना हो जो बलूचिस्तान में होते, वो हालात पैदा ना हो जो ये हालात पैदा करने जा रहे हैं जीबी में और कश्मीर के अंदर में। उन खतरनाक हालात से रोकने के लिए केपी की गवर्नमेंट पीटीआई के हवाले की गई थी। और जहां आपने देख ले पंजाब के अंदर में पूरी उन सारी सीटों के ऊपर जो जिनके पास 8-9 सीटें बनती थी उनको उन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट बना के दे दी। सिंध के अंदर में इन्होंने जो है ना ज़बरदस्ती की गवर्नमेंट बना दी। बलूचिस्तान के अंदर में उन्होंने अपनी ज़बरदस्ती की गवर्नमेंट बना दी। तो इस तरीके से तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आप देख लें, आदो शुमार देख लें, मईशत का ग्राफ देख लें, मुसलसल नीचे होता आ रहा है। जॉब्स को आप देख लें, आज जॉब्स की क्या कंडीशन है और 5 साल के बाद कितनी जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए थी, इसके लिए क्या मनसूबाबंदी, कोई मनसूबाबंदी। आज भारत ने हमारा पानी रोका हुआ, दरिया चनाब मुकम्मल तौर पर उन्होंने सूखा हुआ और दूसरे दरिया भी हमारे जो है ना उनके पानी, एक और दरिया नाम जहन में नहीं आ रहा, वो उसका पानी भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर सुखा दिया है उसको उन्होंने। दरिया चनाब से पंजाब को पानी मिल रहा है, पंजाब के इलाके सैराब होते हैं। जिस दिन बारिशें नहीं है उस दिन हम अपने क्या कहत साली का शिकार होना है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही होती है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। पीटीआई को किस तरह दबाना है, पीटीआई को किस तरह रोकना है, पीटीआई के लोगों को किस तरह पकड़ दकड़ करनी है, इसके ऊपर सारे कामों के ऊपर हुकूमत ने लोगों को लगाया हुआ, तो मुल्क कैसे आगे जाएगा? प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि जनाब अपने सियासी मुखालिफ को किस तरह से दबाया जाए। असल जब अवाम के बात नहीं हो, जब अवाम के हक के ऊपर आप डाका मार रहे हो तो आप अवाम का कभी नहीं सोच सकते। अवाम का कभी नहीं सोचेंगे, बल्कि डिकेती में साथ देने वालों का सोचेंगे, उनके मफादात देखेंगे, उनकी बैरून मुल्क में आप प्रॉपर्टियां बनवाएंगे, उनके जो है वो कारखाने और दीगर जो है वो जरूरियात की चीजें आप पूरी करेंगे, मगर अवाम का आप कभी नहीं सोचेंगे। जब तक अवाम को अवाम का हक नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता और ना करेगा। ये तमाशा बंद होना चाहिए। मोहब्बत वतन एस्टेब्लिशमेंट को सामने आना चाहिए और किरदार अदा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान कामयाबी और कामरानी की मंजिलें तय करे। पाकिस्तान कोई कमजोरियां गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से। पाकिस्तान के पास इतनी मादनियात और इतने वसाइल है जिससे फायदा नहीं उठाया जा रहा, पाकिस्तान को बर्बाद किया जा रहा है। मादनियात और वसाइल तो जरूर हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप किसी रिफाइनरी कंपनी को बलूचिस्तान की तरफ बेचते हैं तो पहले ही लिखा जाता है कि जनाब एक गोली भी चली तो हम यहाँ से चले जाएंगे, मायदे खत्म हो जाते हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस वक्त मैं आपसे कहूँगा वहाँ पे ऐसी भी माइंस मौजूद है जहाँ से ट्रकों के ट्रक और कंटेनर के कंटेनर जा रहे होते हैं और वहाँ पे कोई दहशतगर्द हमला नहीं करता, वहाँ पे कोई नहीं रोकता, क्योंकि वहीं से उनको फंडिंग भी मिल रही होती है और वहीं से जो है पाकिस्तानियों का नुकसान भी हो रहा होता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो कुछ नहीं मिल रहा होता, वहाँ पे कोई कुछ नहीं करता। ऐसी भी वहाँ पे माइंस मौजूद है। और चलिए ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो गया, इसको हम बाकायदा इसको एक प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर तौसीफ अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम ये कहना चाह रहे थे कि हम बहुत सारे सहाफ़ी आप के ने पढ़ाए और हम भी उन्हीं में से हैं। मुझे बताइएगा कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो एक सिस्टम किसी भी मुल्क का होता है कि जी ये 4 से 5 सिस्टम है जिसके तहत कोई भी रियासत चलती है। सर, अगर इस वक्त कोई भी स्ट्रेटजी बतानी हो उसी सिस्टम के तहत चल रही होती है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कौन से सिस्टम के तहत चल रहा है, कौन सी थ्योरी है, क्या हम बाकी डेमोक्रेसी पे चल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के आइन के तहत तो पार्लियामेंट को खुदमुख्तारी हासिल होनी चाहिए, मगर जो सिस्टम बना है ये तहरीक इंसाफ के दौर से बनना शुरू हुआ था, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती शुरू हुई थी और अब लगता है कि मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट बालादस्त है। तो ये हाइब्राइड जमहूरियत जो है उसमें जमहूरियत कम हो गई है और एस्टेब्लिशमेंट में जगह ज्यादा जो है बना ली है।
और अलमिया ये है कि चारों बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, MPM वगैरह इस निजाम की तारीफें करते नहीं सकते। और उसका नतीजा यह है कि अवाम का एतमाद कम होता जा रहा है। अब बहुत ही सादा सा सवाल है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म दूसरे दिन कहीं ना कहीं किसी गैर मुल्की दौरे पे होते हैं, एक रिकॉर्ड है उनका और नायब वज़ीर-ए-आज़म के दौरों का, मगर हमें कहीं भी तेल जो है कंसेशन पे नहीं मिल सका। और आज आम आदमी की जिंदगी जो अजीर्ण हो गई है, महंगा पेट्रोल खरीदते हुए, और गैस तो नायाब हो गई है, और बिजली के बिल देते हुए। तो वो सिस्टम की खराबी जो है पार्लियामेंट की, उसके और नताइज नीचे तक सामने आ रहे हैं। फिर IMF की डिक्टेशन है कि IMF वाले अब कहते हैं कि सब्सिडी ना दें, बुनियादी जरूरियात पे, हत्ता के अद्वियात पे ना दें। अगर वाकई वो कहते हैं तो कैसी अजीब सी बात है। मरीजों के लिए जो ब्राउन ब्रेड है उसके ऊपर भी आपने सेल्स टैक्स लगा दिया है, तो फिर खाने पीने की अशिया पे दुनिया में कहीं नहीं होता, तो फिर ये कैसी जमहूरियत है? इधर ये जमहूरियत थोड़ी है, ये तो हाइब्राइड निजाम है। अच्छा सर, मैं एक और सवाल आपसे करूंगी कि अगर हम माजी का हवाला दें, आपने क्योंकि पहले चंक में गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त से पीपल्स पार्टी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, इन द एंड वो रिजल्ट नहीं आने जो कि वो हासिल करना चाह रहे हैं, स्पेशली 18वीं तरमीम के हवाले से हो या फिर कराची को जो है वो वफाक के अंडर देने की बात हो, दोनों इस वक्त मामलात हैं। लेकिन सर, क्या आप समझते हैं कि जो ताल्लुकात कभी भी जो हाइब्रिड सिस्टम के तहत पहले कभी माजी में पीपल्स पार्टी नहीं चली है, अब आप समझते हैं कि जनाब कुछ ताल्लुकात खराब भी होने जा रहे हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इस दौर में आ गई, इस वक्त में आ गई है कि जनाब उसको प्रेशराइज करना पड़ रहा है अपने मुतालबात को मनवाने के लिए, या उन चीजों के बारे में जो वो नहीं चाहती कि हो? देखिए, ताल्लुकात खराब थे, पहले दिन से हैं और रहेंगे, मगर ये सिस्टम चलता रहेगा और ये सारी जमातें इसी के तहत काम करती रहेंगी। तो वो आवाम को दिखाने के लिए, थोड़ा सा प्रेशर इस्तेमाल करने के लिए जरूर इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि NFC अवार्ड में तरमीम न की जाए। अजीब बात है कि निचली सतह के बल्दियाती निजाम की पीपल्स पार्टी बात नहीं करती। सिर्फ ये हकीकत है कि सिर्फ बल्दियाती निजाम सिर्फ सूबा सिंध में है, और अब तो कुछ इख्तियारात टाउन्स को मुंतकिल हो गए हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मजीद ये टाउन्स और काउंसलर को बाइख्तियार कर दें तो कराची का मसला तो हल हो जाएगा। और पंजाब में नहीं होंगे इलेक्शन, क्योंकि वहाँ की वजीर आला को डर है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं जीत सकेगी उनकी इतनी मेहनत के बावजूद। तो मगर ये सिस्टम चलेगा, ये नहीं होगा, ये कोई उस ग्राउंड से बाहर नहीं होगा, ना पीपल्स पार्टी ग्राउंड से बाहर होगी, ना कोई और जमात होगी। ये तो बार बार साबित होता है। अल्टीमेट ये सब मिलके बजट पास करेंगे, थोड़ी बहुत तरमीमात करके तो बजट पास हो जाएगा। जाहिर है किसी हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त बजट की मंजूरी होता है, अगर पार्लियामानी निजाम में बजट मंजूर ना हो तो हुकूमत गिर जाती है, मगर ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ ने एक बात सीखी है कि एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये जो उनकी मेहनत है ये उन्हें रखेगी अगले 5 साल वज़ीर-ए-आज़म। तो यानी कि हम ये सोचे कि NFC वाला मामला तो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन PFC पे नहीं पहुंचेंगे। हाँ, नहीं, वो नहीं पहुंचेंगे, मगर बाकी निजाम चलता रहेगा। और जरदारी और बिलावल मियां नवाज शहबाज शरीफ की हिमायत में मौजूद रहे। चलें, उम्मीद जो है वो अच्छी रखी जा सकती है, लेकिन एक माहिर बिलाल रियाद ने जो एक प्रेडिक्शन की है, और कुछ देर पहले भी मैं यही प्रेडिक्शन कर रही थी। सलीम सजानी साहब, आपकी तरफ आते हैं। पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता होता है तो हमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन पाकिस्तान में भी नज़र आती है, पूरी दुनिया में नज़र आती है, लेकिन वो उस फ्लक्चुएशन का या सस्ते होने का असर जो है, जो बड़ी न्यूज़ अचानक से ब्रेकिंग आती है, एकदम हाई कर दिया गया, लो कर दिया गया, लेवी की मद में, टैक्स की मद में आवाम अभी भी पिस रही है, वो हकीकी फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा। और जब टैक्स लिया जाता है तो वो इसलिए लिया जाता है कि आवाम का फ़ायदा होगा, लेकिन हुकूमत अपने अखराजात को के लिए उन टैक्सों को इस्तेमाल कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखें, जब खान साहब के दौर हुकूमत था 129 का बैरल था, और आज जो है मेरे ख्याल से 80 रुपीज़ में आया, 80 रुपये का राउंड में हो गया, मार्केट इतनी नीचे आ चुकी है। उस वक्त लेवी नहीं थी, और आज 117 रुपये की तो सिर्फ लेवी मौजूद है, और वो 129 के ऊपर 148 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहे थे। और ये जो है
तकरीबन 300 और मेरे ख्याल से कुछ रेट कम करके 60-70 रुपए के करीब पेट्रोल इस वक्त कीमत मौजूद है। तो आप खुद सोचें कि जब आवाम के लिए सोचेंगे, सोचने वाले लोग ही नहीं होंगे तो वो इसी तरीके से जालमाना टैक्सेस लगाएंगे, इसी तरीके से आवाम को दबाने की कोशिश करेंगे, इसी तरह आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे डालने की कोशिश करेंगे। 12 करोड़ से ज़्यादा अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। क्या इस बजट के अंदर उन लोगों को ऊपर लाने के लिए, गुर्बत की लकीर से नीचे से ऊपर लाने के लिए क्या कुछ इकदाम करेंगे? वो आपको होते हुए नज़र नहीं आएंगे। मैं अभी से बगैर बजट देखे आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कोई इकदाम नज़र नहीं आएंगे कि जो 12 करोड़ है उसको हम आने वाले सालों के अंदर में, नेक्स्ट ईयर में इसको 12 को हम 8 करोड़ कर दें या 10 करोड़ कर दें या 6 करोड़ कर दें, ताकि लोग गुर्बत की लकीर से नीचे। मगर ये आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। बजट जब भी आता है, ये फॉर्म 47 के MNAs आप देखेंगे, अब शहबाज शरीफ के ट्वीट्स आप उठा के देख लें कि फला MNA के साथ बैठे हैं, फला पार्टी के सरबराह के साथ बैठे हैं, फला के, ये सारे फॉर्म 47 वाले अपनी ज़ात के लिए आते हैं वहाँ पे। हमें क्या बजट में दिया जाएगा, हमें क्या, कितने फंड दिए जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, क्योंकि मुल्क का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मुल्क के लिए आए नहीं, आवाम के वोटों से आए नहीं है, तो कभी आवाम का सोच ही नहीं सकते। आवाम का सोचते हैं, इनकी सिर्फ एक ही चीज होती है, हमें क्या मिलेगा, हमारी जेबों में क्या आएगा। सर वैसे पीपल्स पार्टी तो चाहती थी आपके साथ हुकूमत करे, लेकिन आप ही ने नहीं माना था ना। वो तो चाहते थे कि आपके साथ मिलकर कोई हुकूमत बना। देखें आप, एक तो 17 सीटों वाले की सीटें आप उसको तकरीबन 7 सीट पर पहुंचा दिया लोगों ने, और जो 180 सीट्स जिसके पास थी उसको आपने 90 से भी कम कर दी उसकी सीटें, और फिर उनकी जो मखसूस सीटें थी वो भी गायब कर दी। तो इस तरह की जालमाना कार्रवाइयाँ करके आप कहो कि ज़बरदस्ती आप जाके किसी पार्टी से इलाक करो, तो किस तरह मुमकिन है ये इलाक? यानी इलाक करके आप पार्टी को बदनाम करवाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि दोनों मिलके खाओ पियो मौज करो और हमारी बातें मानो। तो इस तरीके से मुल्क आगे नहीं बढ़ते हैं, इस तरीके से सिर्फ जजीरे बनते हैं, और जजीरे बनते हुए आपको नजर भी आ रहे हैं, और इस तरीके से प्रॉपर्टियां बनती हुई आपको नजर भी आ रही है। इसी तरह बैरून मुल्क में बैंक अकाउंट्स के अंदर में बैलेंसेस बढ़ते हैं, वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जाती जा रही है, वो भी आपको नजर आ रहा है। तो जब तक अवाम के लिए सोचने के पहलू को ऊपर नहीं लिया जाएगा, जब तक अवाम को अवाम का हक नहीं दिया जाएगा, जब तक मुहिब वतन इस्टेब्लिशमेंट दबाव के बावजूद उभर कर ऊपर नहीं आएगी, उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। सर ये जो आपका आखिरी जुमला है, मैं इसको प्रोग्राम में डिफाइन करने भी कभी नहीं कह सकती कि आप इसको डिफाइन कर देंगे मुहिब्बुल वतन इस्टेब्लिशमेंट कौन सी हो सकती है। तो इस्टेब्लिशमेंट का बहरहाल एक मायने में आपको बता दूं कि अक्सर लोग समझते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट से फौज की हद तक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फौज की हद तक होती है। इस्टेब्लिशमेंट में वो तमाम लोग शामिल होते हैं जो कि फैसला साज हैं। उसमें आपके जजेस भी आ सकते हैं, उसमें आपके जी वजीर आजम भी आ सकते हैं, सदर भी आ सकते हैं, तो उसमें फौज भी, इसमें कारोबारी हजरात भी होते हैं, कारोबारी टेक्नोक्रेट भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी तरफ आते हैं प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब। सर मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो हम जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, और जिसको हम सुपर पावर कहते थे, जो आपको उनको थोड़ा सा नीचे हो गया है उसका वकार, वो हमारी तारीफें करता नहीं थकता, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। हम एक आम आदमी को वीजे के लिए भी प्रॉब्लम्स है, हमें कोई फायदा नहीं है इससे, वो हमारी जो स्टेटस है वही है। अभी ये हमारे दोस्त बड़ी तनकीद कर रहे थे हुकूमत पे, मगर पिछली हुकूमत भी ऐसी थी, उसका बजट भी हमारा बजट नहीं था। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके MPR की चेयरमैन शब्बर जरी ने अपनी किताब में लिखा है, क्योंकि वो उमरा पे लगाने ये बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी बात अमरीकी सदर की तारीफ से हम देश बेहतर तो हमारे आवाम के हालात तो पड़ेगा। सर आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही है, तो थोड़ी सी आप पोजीशन चेंज करें, शायद सिग्नल्स का इशू आ रहा है। सर आप मुझे सुन सकते हैं? आ रही है वो आवाज? नहीं जी सर बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मुझे। पिछली हुकूमत का भी बजट उमरा के लिए था, और 48 से लेकर अब तक जितनी हुकूमतें आई सबका बजट का जो महवर था वो उमरा थे, और बजट की तरजीहात से अंदाजा लगाया जाता है।
और आप मेरी बात पे यकीन ना करें तो FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी की किताब पढ़ लें, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के फेवरेट जी थे, सर, मैंने उन्होंने क्यों पढ़ी है वो रिजाइन दिया किताब। था। जी जी। तो और दूसरी बात ये कि कोई भी सरबराह मुमलिकत हमारी कितनी तारीफ करे, एक मसनूई मईशत में आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। ये रियासती ढांचा जब तक तब्दील नहीं होगा, आवाम इस तरह पसमानदा रहेंगे। सर, ढांचा और तब्दील होने से क्या मुराद है आपकी, क्या किया जाए? ये मुकम्मल तौर पे रियासती ढांचे की तब्दीली जरूरी है। और अगर कोई ऐसा बजट हमारी जिंदगियों में आए जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी तालीम, सेहत, इंसानी वसाइल की तरक्की हो, तो फिर महसूस होगा कि कोई तब्दीली आ रही है। मगर अब तक ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि ऐसा बजट आएगा जिसमें 3-4 इंसान बुनियादी तरजीहात होंगी। लेकिन सर, अगर ग्राउंड रियलिटीज पे देखा जाए तो हम तो इस वक्त IMF के शराइत के ऊपर फंसे हुए हैं। अगर कोई, ठीक है, अगर कोई मुखलिस होकर करना भी चाहे तो कैसे मुमकिन है इस वक्त? हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, अगर रियासती अखराजात कम कर दिए जाएं तो बजट की तरजीहात तब्दील हो सकती हैं, मगर कोई भी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं है कि वो रियासती तरजीहात को तब्दील करे। हमारे सारे पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात खराब है। फिलहाल ईरान से बेहतर है। जब तक पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे और हम एक अमन की सूरत हाल की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक यही सूरत हाल रहेगी। तो ये बहुत मुश्किल है कि बजट की तरजीहात तब्दील हो सके, जिसका इम्कान नजर नहीं आता। सर और जो मशीयत अवस्था की सूरत हाल हुई है, वहां से जो लोग आ रहे हैं उससे सूरत हाल और खराब होगी। सर, चूंकि आप रिमोट पे हैं तो मैं आपसे जल्दी से एक सवाल पूछ लेती हूँ। सर, मुझे ये बताइएगा कि हम जियो पॉलिटिक्स में सब बहुत इन्वॉल्व हैं, हमके पाकिस्तान की बड़ी वाहवाह हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की तो वाहवाह हो रही है, लेकिन जो लोग वाहवाह कर रहे हैं वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए क्यों नहीं रिलीफ दे रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को भी वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, हमें वीजे के लिए भी इश्यूज हैं। अगर इतने अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं तो क्यों इतने प्रॉब्लम्स है? इसका जवाब तो वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म को देना चाहिए, जो हर दूसरे दिन इन ममालिक के दौरे पे होते हैं और हजारों MOUs उन्होंने इन ममालिक से साइन किए हैं। इसका मतलब वो सिर्फ मीडिया के लिए थे, हकीकत के लिए नहीं थे कि पाकिस्तानी को रिलीफ नहीं मिल रहा। ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। इसका मतलब है हमारी पॉलिसीज में बुनियादी खामी है। जब तक वो दूर नहीं होगी, हम इस बहरान से नहीं निकल सके। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तौसीफ अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट इरशाद अली शाह साहब। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन पहले सलीम सचवानी साहब की तरफ आएंगे। सलीम सचवानी साहब, हम पहले भी बात कर रहे थे कि IMF के जो इतनी शराइत हैं उसमें लॉजिकली, मंतकी, क्या आप समझते हैं कि आपके पास कोई सोल्यूशन है कि हम इससे निकल सकते हैं? देखें ना, IMF जो है वो कभी भी जो एलिट क्लास है उसकी मरातों का जिक्र नहीं करती, कभी ये नहीं कहती कि उनकी मरातें कम की जाएं। अभी मौजूदा हुकूमत ने 18.3 अरब डॉलर की मरातें जो है सालाना जो ली जा रही हैं इस गरीब मुल्क से, उसके ऊपर जिक्र नहीं किया। वो 18.3 से तकरीबन 2122 अरब डॉलर पे पहुंच गई। उसको कभी कमी लाने का नहीं कहा कि आप इसमें कमी लाएं। कभी औने पाने बिकने वाली, करप्शन ज़्यादा, मुआहदों का इसने कभी जिक्र नहीं किया कि आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उसको बेहतर करें। उसने हमेशा गरीब का खून निचोड़ने की बात की, क्योंकि यह आलमी साम्राज्य का IMF है। लोगों को गुर्बत से नीचे डालना और एलिट क्लास को ऊपर लाना, यही इसका एजेंडा है। 117 रुपया 117.41 की लेवी की मद में पाकिस्तानी हुकूमत टैक्स दे रही है और IMF उसको हदफ दे रही है कि मजीद उसको इतने सालों में आपको इतना मजीद इंक्रीज करना है। तो पाकिस्तानी कौम को तैयार रहना चाहिए कि IMF पाकिस्तानी कौम को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ उम्रा के लिए कर्जे हैं, क्योंकि उसको पता है कि जो कर्ज ले रहे हैं वो भी हमारे पास आना है और जो उस मुल्क के वसाइल है वो भी हमारे पास ही आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से डॉलर्स मुंतकिल ही हो रहे हैं, डॉलर्स आने का सिलसिला नहीं होता। ठीक है सर। एडवोकेट इरशाद अली शाह साहब, आपसे आपकी तरफ आते हैं। आप का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे।
थैंक यू मोहतरमा, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। इरशाद अली शर साहब, जो अहम सवाल है इस वक्त, जीबी के इलेक्शन तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक और मसला जिसपे पीपल्स पार्टी को उलझता हुआ हम देख रहे हैं कि एक तो 18वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही है कि शायद 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं वफाक की तरफ से, दूसरा कराची को ख़ास तौर पे वफाक के अंडर करने की बात हो रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मोहतरमा, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक 28वीं तरमीम का प्रॉपर मसौदा या कोई ड्राफ्ट नहीं आ जाता तो उससे पहले ये चीजें कबल वक्त होंगी। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक 18वीं तरमीम के रोल बैक होने का सवाल है, तो 18वीं तरमीम तमाम सूबों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके उसको पास किया था, और 18वीं तरमीम वक्त की अहम जरूरत थी और वक्त की अहम जरूरत है। जब तक आप सूबों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपका वफाक भी मजबूत नहीं होगा। तो सूबों की मजबूती के लिए जरूरी है कि 18वीं तरमीम के पे जो बाकी कुछ चीजें रहती हैं उस पर भी अमल दरामद मनोन किया जाए। सर क्या चीजें रहती हैं? पीएफसी अवार्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या चीजें रहती हैं सर? एनएफसी, जैसे एनएफसी अवार्ड रहता है, या काफी और भी चीजें हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट में थी, वो सूबों के पास आनी थी डेवलप होके, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। तो सर जहां आप एनएफसी की बात करते हैं तो क्या आप इस दफा पीएफसी पे भी अमल करेंगे सर? जी मतलब सर आप जहां एनएफसी अवार्ड्स की बात कर रहे हैं वहां क्या आप पीएफसी अवार्ड के पे भी अमल करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीएफसी अवार्ड पे भी अमल दरामद होना चाहिए। जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने जो उनके फंड है वो उनको प्रोवाइड करने चाहिए। निचली सतह पे अख्तियारात की मुंतकिली होना जरूरी है। सर फिर आपका मौकफ भी वही है जो सबका मौकफ है, इख्तलाफ फिर है कहाँ? जब आप भी कह रहे हैं जी सूबों को अख्तियारात मिलने चाहिए, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक्स की बात की जा रही है तो अगर उसमें मजीद इजाफा कर दिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है? असल में ये जो 18वीं तरमीम के जरिए चीजें पास की गई थी वो कैलकुलेटेड और बैलेंस्ड हैं। ठीक है। अगर उसमें कहीं भी कोई उतार चढ़ाव होता है तो उनका दूसरे चीजों पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि जो 18वीं तरमीम पास हुई है उसको एज इट इज रहने देना चाहिए। तो आप इस वक्त ये नहीं समझते जो बात की जा रही है कि कराची को वफाक के अंडर दे दिया जाए? चले सूबे वाली बात तो मुझे इस वक्त नाफिजुल अमल लगती भी नहीं है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या ये जो तजवीज आ रही है कि कराची को वफाक के अंडर दे दिया जाए, इसके हवाले से आपका क्या मौकफ है? मैं समझता हूँ कि ये जो कराची को वफाक के हवाले करने की बात हो रही है ना, ये एक अननेचुरल सा ये एग्रीमेंट होगा या अननेचुरल सा ये एक फैसला होगा कि वफाक की जो टेरिटरी है वो इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद से यहाँ गवर्न कैसे किया जाएगा, जो कि एक सूबे के बिल्कुल एंड में साउथ में वो एक शहर है। ये शहर, ये जिला जिस तरह सिंध हुकूमत के अंडर कंट्रोल है या सिंध हुकूमत को चला रही है तो वो बेहतर अंदाज और बेहतर तरीके से चला रही है। अगर आप वफाक की जो कराची की तरफ तवज्जो का देखना चाहते हैं कि माजी में वफाक का कराची के ऊपर क्या तवज्जो रहा है, तो हमेशा वफाक ने पूरे सूबे सिंध को नजरअंदाज किया है और खास तौर पर कराची को तो नजरअंदाज किया हुआ है। K4 मंसूबा जो है वो सालों साल से वो पेंडेंसी का शिकार है। वो उसकी जो स्कीम है वो लिंगरान होती अभी तक कंप्लीट नहीं, और वफाक ने कभी भी कराची को फंड्स नहीं दिए। जब कराची में कोई तुगयानी होती है फिर भी सूबाई गवर्नमेंट बेचारी फेस कर रही होती है, या कभी भी कोई इशू होता है, कोई मामला होता है, कोई सानिया होता है, तो सूबाई हुकूमत ही उसको बेहतर तरीके से गवर्न कर सकती है। और ये कराची जो है वो कैपिटल है एक प्रोविंस का, उसको आप वफाक के हवाले कैसे करेंगे? तमाम सदर दफ्तर कराची में है, सिंध सेक्रेटरी। अच्छा चलें ठीक है, ये एक टेक्निकल पॉइंट आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि इस वक्त जो अगर पीएसडीपी के हवाले से, फंड्स के हवाले से बात करें तो आप क्या समझते हैं कि आप क्या लाहौर को ज्यादा नवाजा जा रहा है, कराची के लिए वो उस फंड में स्पेशली खास तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती? चलिए राब्ता मुनक़ता हो गया, और सलीम सजवानी साहब आपसे भी स्पेशली ये कराची के हवाले से बात करेंगे और 18वीं तरमीम के हवाले से बात करेंगे, जो इस वक्त आपने मौक़िफ़ सुना है पीपल्स पार्टी का। देखिए कराची हो या पाकिस्तान, उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाती। ठीक है। अभी आप देख लें कि 6-7 साल से
ये गुरु मंदिर से लेके ये जो यूनिवर्सिटी रोड की तामीर जो शुरू की हुई है इन लोगों ने, और यूनिवर्सिटी रोड की तामीर जो शुरू की हुई है और उसके इर्द गिर्द में अगर आप देखें तो बिल्डिंग्स भी नई नई बन रही हैं। ठीक है। तो इन्होंने रोड जो हमारी आम ट्रैफिक का जो रोड था उसको बिल्कुल छोटा Shrink कर कर दिया, दिया। श्रिंक हाँ, कर दिया। हाँ। हालांकि होना ये चाहिए था कि इनको जो बसेस के लिए भी मंसूबाबंदी बिल्कुल भी नहीं है। मंसूबाबंदी थी, इसको अंडरग्राउंड में लेके जाते ताकि ऊपर का ट्रैफिक अपनी जगह पे रहता, कल बिल्डिंग्स में मजीद आबादी आए, लोग और मजीद सर भरे। हैरत ये है कि वो ठीक हो भी नहीं सकता अब। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में इसके साथ साथ एक और अंडरग्राउंड भी इनको बनाना चाहिए था कि इनकेस हम फ्यूचर के अंदर सबवे हम लगाते हैं, पाकिस्तान शहर कराची के लिए सबवे सिस्टम लाते हैं तो वो अंडर पास हमें काम आए, मगर क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म इनकी खाली एक ही पॉलिसी है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमें क्या मिल रहा है। जब वही बात आ जाएगी कि जब फॉर्म 47 के लोग होंगे तो फिर फॉर्म 47 के लोग जिनके लिए काम कर रहे होते हैं उनका और अपनी जात का सोचते हैं, इसके अलावा तो आप ये समझते हैं कि कुछ नहीं सिंध में भी सोचते हैं। फॉर्म 47 है? इस वक्त तो सिंध में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसमें कोई शक ही नहीं है और कोई डाउट ही नहीं है। अगर फिर पीर पगारा साहब का बयान आपको याद होगा कि सिंध तो 2 महीने पहले ही सेल आउट हो गया था। अच्छा चलें, ये इस वक्त मेरे ख्याल है कि एडवोकेट इरशाद अली शेर साहब वापस हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन सकता हूँ, बिल्कुल सुन सकता हूँ। जी इरशाद अली शेर साहब मुझे कंटिन्यू कीजिएगा। हम खासतौर पर कराची के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर अब इतना क्यों पीपल्स पार्टी पे तनकीद होती है? आपके मेयर आपका है, चीजें हो रही हैं, काम होता हुआ नजर भी आ रहा है। ठीक है, आपके बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं आप 17 साल को छोड़ दीजिए, अब जो हम अगर बेहतर काम कर रहे हैं तो आप इसको अप्रिशिएट करें। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन सर अभी भी आपके मुखालफिन की तादाद कम नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही है। हमेशा तनकीद उस पे होती है जो काम कर रहा होता है, जो काम नहीं करता उस पे कोई तनकीद नहीं होती। यही पीपल्स पार्टी के साथ भी अलमिया है। पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के भलाई के लिए काम करती रहती है, मुल्की इस्तेहकाम के लिए काम करती है, सूबाई इस्तेहकाम के लिए काम करती है, सूबों को जायज हुकूक देती है, अक़लियतों को जायज हुकूक देती है। यहाँ आप अगर कराची के हवाले से देखें तो सबसे ज्यादा तरक्याती काम आप भले जाके हर इलाके में सर्वे जाके करें माइक लेकर, तो हर कोई आपको बताएगा कि अगर कोई तरक्याती काम हुआ भी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है, और अगर किसी को कोई जॉब मिली है, कोई नौकरी मिली है तो वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में ही मिली है। तो जो काम बंदा काम करता है उस पर तनकीद होती है। यही अलमिया है कि पाकिस्तान लेकिन सर वो कहते हैं कि जी नौकरियां भी मिली हैं, काम भी हुआ है, लेकिन काम की मद में जो है वो कट ज्यादा चला जाता है और नौकरियां अगर मिलती हैं तो वो खरीद के मिलती हैं। सर ये इल्जाम किस हद तक सही है? असल में ये तो इल्जाम लगाना बहुत आसान है ना कि जो काम होता है उसका जो किकबैक है वो मिलता है किसी को भी, इस तरह तो कोई भी इल्जाम लगा सकता है। उसकी कोई एविडेंस होनी चाहिए ना। उसके लिए जो इदारे एंटी करप्शन नेब या दूसरे मौजूद हैं उनके पास अगर कोई ऐसी कोई कंप्लेन होती, कोई इस तरह का एविडेंस होती तो उस पर कोई अमल दरामद हो रहा होता। और जहां तक बात है कि नौकरियां बेचने की, तो ये भी एक यूं ही समझे कि शेख चिल्ली का ख्वाब है। अभी भी 1 से लेकर 4 ग्रेड तक की नौकरियां पूरे सिंध में मिली हैं लोगों को, वो प्योरली मेरिट पे मिली हैं। उसके अलावा आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को उठा के देख लें तो वो जो ITA टेस्ट था, सिंध यूनिवर्सिटी का टेस्ट था, NTS STS के जरिए अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उनके उस तौर पे हुई हैं। जितनी जिनकी नंबर हैं, जिनके मार्क्स हैं, उसके हिसाब से उनको नौकरियां मिली हैं। वो बेचने मुझे तो कोई नजर ऐसी चीज नहीं आती। अच्छा, जहां तक आप इस तरह की बातें हैं जिनकी कोई एविडेंस नहीं होती, या तो कोई ऐसी बात हो जिसकी कोई एविडेंस हो तो फिर बात हो सकती है कि वहाँ यहाँ पर वाकई सर इस मुल्क का निजाम आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या कुछ हो रहा है, एंटी करप्शन के भी मसाइल जानते हैं। नैब वालों ने भी अपने सर पकड़ लिए हैं, और नैब वालों का एक ऑफ द रिकॉर्ड में आपको बयान बताऊं कि उनके एक मैं ओहदा भी नहीं बता रही हूँ, वो कहते हैं जनाब जब तक किसी के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए नहीं आते जब तक हम जो है वो इंक्वायरी नहीं कर सकते। अब 50 करोड़ से 1 रुपया भी कम होगा तो हम इंक्वायरी नहीं कर सकते। सर ये तो मेरे मुल्क का निजाम है, कौन मुंह खोलेगा कि अगर करप्शन चाहे कोई भी पार्टी कर रही हो? आप नेब के करतूतों से वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ कि नेब माजी में क्या करता रहा है। जब भी किसी को हिरासत करना हो, उसके ऊपर प्रेशर बनाना हो, किसी की वफादारी तब्दील करनी हो, तो उसके ऊपर भाई एक नोटिस निकाल देते थे कि भाई इसके जो असासे हैं वो इसकी इनकम से ज्यादा हैं।
उसमें न ये बताते थे कि इसकी इनकम कितनी है और न ये बताते थे कि उसमें अथासे कितने हैं। एक बेलगाम घोड़ा बन चुका था नेब, जिसको कंट्रोल करने के लिए तरामीम की जरूरत पड़ी। और तरामीम के मुताबिक वैसे भी जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जैसा इदारा है उसमें कम से कम 50 करोड़ की करप्शन तो कवर हो ना। अगर कोई छोटी लेवल की करप्शन है तो वो एंटी करप्शन का इदारा मौजूद है, मौसम जो है सूबाई वफाकी वो भी मौजूद है, और भी कई ऐसे इदारे मौजूद हैं जिनके जरिए उन करप्शन के जो एलिमेंट्स हैं उनको पकड़ा जा सकता है। इसका लेकिन सर अब तो लगाम लगा दी है, मेरे ख्याल है कि तरामीम ने लगाम लगा दी है। ये तरामीम जरूरी थी ना। अगर कोई इज्जतदार बंदा, कोई एमपीए एमएनए ना कोई करप्शन करे ना कुछ करे, इसकी वफादारी तब्दील करने के लिए नेब का नोटिस उसको दिलवा दें तो वो तो बेचारा मारा जाता था। मेरे एक्सपीरियंस में भी ऐसी चीजें हैं। जैसे अब्दुल हकीम बलोच साहब है मलिर के, उसके खिलाफ नेब की इंक्वायरी शुरू हुई कि भाई आपके खिलाफ असासों से ज्यादा, इनकम से ज्यादा आपके असासे, न उसमें बताया कि इनकम कितनी है न उसमें बताया कि असासे कितने हैं। और उस बेचारे को खामखा घसीटते रहे, उसकी रिपोर्टें जमा कराते रहे। आखिर में इंक्वायरी जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई, खत्म हो गई कि भाई इस तरह की कोई एविडेंस ही नहीं है। तो इस तरह के जो मेंटल, अच्छा सर मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैंने अपने अखबार की 6 महीने पहले कोई हेडिंग थी जिसमें हमारे मुल्क का नामी गिरामी न्यूज़पेपर ये हेडिंग डालता है कि 56 और 54 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए हैं, वो जो कहते हैं जी सेटलमेंट के नाम पे। अगर इतने रुपए नैब ने रिकवर किए हैं तो करप्शन कितनी हुई होगी सर? ये तो रिकवरी और सेटलमेंट के पैसे हैं। मैडम ये इस तरह के जो हमारे सहाफी दोस्त हैं, सहाफी हजरात हैं, वो रिपोर्टें दे देते हैं, वो अखबारों की शेयर सुर्खियां बन जाती हैं। कोई इस तरह की अगर रिकवरी होती तो वो सरकार के अकाउंट में तो आती ना, कोई किसी फंड में तो जमा होती ना। अगर आप मालूमात करें, प्ली बार्गेन की वैसे चीजें होती हैं जो सर, ये तो आपके पाकिस्तान का कानून है बार्गेनिंग वाला, तो ये तो हमारे लॉज में है कि प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। जी प्ली, वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि प्ली बार्गेन होती है। प्ली बार्गेन के जरिए जो खरीदो फरोख्त का एक निजाम है वो होता है ना, उसमें या तो ये कानून इस तरह से होना चाहिए कि भाई जो करप्ट है, जो बंदा बददियानत है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, फिर उसके लिए कोई गुंजाइश, कोई प्ली बार्गेन ना हो। अगर आप उसको पैसे लेकर क्लियर चिट दे देते हैं तो फिर ये कानून तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये चीज, ये तो मेरा अपना जाती ओपिनियन है, जाती राय है मेरी। बाकी जहां तक सर ये आपने बहुत अच्छा कहा किया कि ये आपके इंडिविजुअल राय, वरना तो मैं आपसे कहने वाली थी कि सर आपको अगर इतनी तरामीम हुई है, और आजकल तो पीपल्स पार्टी के वकील बड़े केसेस कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि सरदार जरदारी के खिलाफ किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस पर भी केस हो गया। तो सर आप ही को इस मामले को उठा देना चाहिए कि जनाब ये वाला मामला नहीं होना चाहिए, अगर कोई कसूरवार है तो पूरा उसको अंदर करो, इस तरह से ना करें। जो बंदा जुर्म करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। बाकी जो जुर्म नहीं करता, जो बेगुनाह है, उसके खिलाफ इस तरह की एलिगेशन भी नहीं होनी चाहिए। ये अगर मिसाल के तौर पर अगर मुआशरे को आप डीपोलिटिसाइज करेंगे, सियासतदानों के खिलाफ इल्जामात लगाकर या जब जरूरत पड़ती है उनकी वफादारियां तब्दील करके, तो ये भी हमारे मुल्क का आलमिया रहा है और नेब उसमें सबसे बड़ा अज़्दहा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। चलिए सर साथ ही रहिए। अब सलीम सजवानी साहब आपकी तरफ आते हैं, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? नहीं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि प्ली बार्गेनिंग जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, और प्ली बार्गेनिंग जो है वो करप्शन में इजाफे का मेन सबब है। पार्टी मौक़िफ़ नहीं है। सिर्फ ये नहीं होता कि करप्शन में आम करप्शन में होता है, बल्कि वो जो प्ली बार्गेनिंग करने वाला अफसर होता है वो अपने लिए भी कुछ रखता है और फिर उसको रियायत देता है कि भाई ठीक है तुमने 2 अरब की करप्शन की है, इतने मेरे को देना, इतने तुम अपने पास रख लेना और मामला इतने पे ख़त्म कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट का अकाउंट में डाल दो। इस तरीके से ही होता है प्ली बार्गेनिंग में, चाहे कोई भी दौर हो। मगर ये कि नेब में खान साहब के दौर के अंदर में 4.5 खरब रुपए जो है ना उन्होंने नेब ने रिकवरी की थी। इसमें प्ली बार्गेनिंग के भी शामिल थे जो कि नहीं होनी चाहिए थी, इससे मैं एग्री करता हूँ। मगर ये इस तरीके से नेब को काम करने का मौका भी दिया जाना चाहिए, मगर कानून के दायरे के अंदर में। जहां नेब गलत करता है तो वहां नेब वालों को भी जो है ना वो सजा मिलनी चाहिए। बड़े इख्तियारात महदूद हो गए। उसकी वजह भी यही है ना कि वो जो मेन करप्शन करने वाले हमारे जो बहुत से लोग हैं वो हुकूमतों में,
वो पसंद नहीं करते कि कोई हमसे पूछे कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। वो कहते हैं इनकी जरूरत कैसे हुई कि हमसे पूछे, आवाम का कोई बंदा या कोई भी शख्स हमसे पूछे कि तुम्हारे पास ये फला जजीरा कहाँ से आया, तुम्हारे पास ये फला जो है ना वो प्रॉपर्टियाँ कहाँ से आई। तो ये इस वजह से मेन जो हालांकि नेब के कवानीन में तब्दीली ला के उसको मजीद बेहतर करना चाहिए था, जिसके अंदर उनके अफसरान भी कानून के दायरे के अंदर आनी चाहिए। जहाँ वो गलत काम करें तो उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी का जो इंसाफ का तराजू वो दोनों तरफ होना चाहिए, और ये नहीं होता है हमारे पास, जो कि इस्लाम के एहसास है। आपने अभी जो है एडवोकेट साहब बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से, स्पेशली आप एज ए पीटीआई वर्कर आप क्या समझते हैं कि कराची इस वक्त बिल्कुल स्मूथ चल रहा है? आप समझते हैं कि जी बड़ा काम कर रहे हैं इस वक्त और आपको नजर आ रहा है जी इनका काम है? देखिए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में आप भी शामिल हैं, ये भी शामिल है। सीएम साहब को जो अपना अमाउंट मिलता है ना वो 1141 अरब रुपए का है, ठीक है, जो सूबे के लिए खर्च करें। इसके अलावा मिनिस्टर्स का अलग है, एमपीएस का अलग है, ये जो लोकल गवर्नमेंट है इनका अलग है। तो हम खाली अगर सीएम का जो अमाउंट है ना उसी को हम सिंध के ऊपर सही तरीके से लगा दें ना तो सिंध कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। सर अभी कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं सर, ये प्रोजेक्ट छोटे छोटे अगर आप अंडरपास बना देंगे और आप समझते हैं कि हो जाएगा। अभी मैंने आपको जिक्र किया कि जो रोड्स बना रहे हैं बसों के लिए वो सारे के सारे अंडरग्राउंड में बनने चाहिए। इमारतें बढ़ेंगी कुछ सालों में और बिल्डिंगें बन भी रही हैं इस वक्त। और वो जो एसबीसी के हवाले हैं वो जहाँ 4 मंजिलें बनानी हो वहाँ पे वो 14 मंजिलें बनवा रहे होते हैं। तो ये आबादी का जो गुंजान आबादी जो है वो मजीद बढ़ेगी, तो उसके लिए अभी से सोचना चाहिए, अभी से प्लानिंग बनानी चाहिए कि लोगों को परेशानी ना हो इन फ्यूचर। आज हम खुदी हुई सड़कों से परेशान हो तो एक ही दफ़ा हो, ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद फिर हम जो अंडरग्राउंड बनाने के लिए फिर खुदाइयों को हम भी भुगतते आए हैं, फिर हमारे आने वाली नस्लें भी यही भुगतें कि हम यही देखते रहेंगे। क्या हमें पाकिस्तान से लेके आज तक हम यही देखते हैं कि रोजाना रोड खुद रहे हैं, नालियाँ डल रही हैं, रोजाना रोड बन रहे हैं, नालियाँ बन रही है। हालांकि 25-50 साल तक की वारंटेड रोड बनने चाहिए कि इस इतनी वारंटी होनी चाहिए कि वो 25 साल से लेके 50 साल तक इस रोड को कोई खोद नहीं सकेगा, और रोड अगर खराब हुआ तो वो कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। चलें जनाब, एडवोकेट साहब आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ओवरऑल अगर मैं बात करूं पीपल्स पार्टी की सिचुएशंस के हवाले से, तो ये मौक़िफ़ आ रहा है कि जी पीपल्स पार्टी किसी चीज़ से गायब है, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से बयानबाजी का सिलसिला है। आप क्या समझते हैं? अगर मैं स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से बात करूं, आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं तो समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जब दौर था उस वक्त भी कुछ भुट्टो साहब ने उनको मराद दी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जरदारी साहब का दौर था। एग्री। इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज। और उस बिलावल भुट्टो साहब भी वहीं पे हैं, आसफा भुट्टो साहिबा भी वहीं पे कैंपेन चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह 7 तारीख मेरे ख्याल में कल में तो वो रिजल्ट आ जाएगा। वहाँ तो पीपल्स पार्टी पहले भी गवर्नमेंट बन रही है, सूबे का दर्जा भी पीपल्स पार्टी ने उनको दिया था। और मजीद भी जो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब अपनी स्पीचेस में उनके साथ वादे कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह पूरे होंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। बहुत शुक्रिया। जो बात हमारे दोस्त ने कि कराची में जो काम हो रहा है या तरक्याती जो भी काम हो रहा है उसकी जो वारंटी होनी चाहिए उसकी कम से कम 50 साल के लिए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सारा कसूर इदारों का, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, बल्दियाती इदारों का, सूबाई गवर्नमेंट का और वफाकी गवर्नमेंट का भी नहीं है। पब्लिक को भी थोड़ा सा अपनी चीजों को, अपने रोडों रास्तों को ऑन करना चाहिए और उनकी खुदाइयों में एहतियात करनी चाहिए ताकि जो रोड है वो लॉन्ग लास्टिंग हो और वो ज्यादा वक्त चले। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलीम सजवानी साहब मौजूद थे, डॉक्टर प्रोफेसर तौसीफ अहमद खान मौजूद थे और एडवोकेट इरशाद अली शेर साहब मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।